हेलो एवरीवन। आज है 25 अक्टूबर और आज के हम द हिंदू के एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं। इसके अंदर तो सबसे फर्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है इंडिया और कनाडा की बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको सब पता है कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक थोड़े टेंशन्स बन रहे हैं कनाडा और इंडिया के बीच, तो उसके ऊपर रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आज आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि अगर हम बात करें कनाडा में, तो हमारी इंडिया से कितने लोग जो है वो कनाडा जाते हैं, और कुछ तो वहाँ पे जैसे नेचुरल सिटीजन्स की तरह भी वहाँ पे सेटल्ड है, और कुछ परमानेंट भी सेटल है, और कुछ बड़े लोग जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स, कुछ लोग वहाँ पर भी है। और जिन लोगों को हम यहाँ पे ड्रेन बोला जाता है ना, कि यार यहाँ पे जो लोग अगर रहते तो अच्छा करते, वो लोग भी वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो ब्रेन ड्रेन भी है वहाँ पे। तो काफ़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, और एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है वो कनाडा में जाके रहती है। अगर हम बात करें सेंसस ऑफ कनाडा 2021 की, तो जो कनाडा है वो होम है 1.86 मिलियन पीपल का, जो कि इंडिया से आए हैं, जो कि उनके कंट्री का 5% है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बोला गया है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे, कोई भी बाहर की कंट्री के अदर देन कनाडा, कोई भी स्टूडेंट अगर बाहर से आ रहे हैं, तो 40% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो वीज़ा लेके वहाँ जा रहे होते हैं, उनमें 40% जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं। ठीक है, वो 40% कौन होते हैं? इंडियंस होते हैं। तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल सा डेटा बताया। फिर आगे हम चलते हैं। आगे ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन क्या है? तो इंडिया और कनाडा है ना, वो मेंबर नहीं है कॉमनवेल्थ के, बट वो सिग्नेटरीज़ है। किसके सिग्नेटरीज़ हैं? ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डर एंड रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट, जो कि अडॉप्ट किया गया था मोरक्को के अंदर 2018 में। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अंदर अ रिजल्ट ऑफ 3 year लॉन्ग पेलीज बाय सिविल सोसाइटी टू इनअप्रोप्रिएट माइग्रेशन इन द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई भी इलीगल या कोई भी इनअप्रोप्रिएट माइग्रेशन हो रहा है, मतलब माइग्रेशन को ये लोग देख रहे हैं, उनकी सेफ़ माइग्रेशन है, ऑर्डरली माइग्रेशन है, और रेगुलर जो माइग्रेशन का जो चीज़ है वो ये देख रहे हैं। फिर इसके बाद में इसका जो 23 ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ये है कि जो माइग्रेशन को सेफ़ बनाया जाए, वही वाली बात हो गई। फिर इसका ऑब्जेक्टिव 19 ये बोलता है, इसके 23 ऑब्जेक्टिव यही है कि सेफ़, ऑर्डरली और रेगुलर बनाया जाए जो भी माइग्रेशन है। और जो 19 ऑब्जेक्टिव है वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कंडीशंस बनाई जाए माइग्रेंट्स के लिए और डायस्पोरा के लिए, जो कि सारी कंट्रीज़ के लिए ही सस्टेनेबल हो। जैसे कि मान लो कनाडा में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी है अपने डायस्पोरा के लिए, जो कि सस्टेनेबल हो, मतलब हर कंट्री जो है कंफर्टेबल हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर कंट्री कंफर्टेबल होनी चाहिए। जो कनाडा पॉलिसीज़ बनाती है मतलब अपने जो भी वहाँ पे रेसिडेंट्स आ रहे हैं, या जो कि टेम्प्रेरी रेसिडेंट्स हैं, या कोई भी, तो सब कंट्री को बेनिफिट होनी चाहिए। अब अगर बात करी जाए तो बट क्वेश्चन ये आता है कि हु इज़ टू क्रिएट दिस कंडीशंस फॉर एम्पावरिंग माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा। कौन ये कंडीशंस क्रिएट करेगा जिससे माइग्रेंट्स और डायस्पोरा जो है उनको एम्पावर किया जाए, एंड फॉर व्हाट कंट्रीब्यूशन टू बी फुली रियलाइज्ड एंड फॉर हुम? तो ऑब्वियस आंसर आर द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्री गवर्नमेंट्स। बेसिकली जो हमने बात करी कि कनाडा ही जो है वो ही बनाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है रेमिटेंसेस जो होते हैं ना इंडिया के, वो कहाँ से आते हैं? बेसिकली वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज से आते हैं। और जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं ना इंडिया के, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे कनाडा वगैरह में, वो क्या होते हैं? वहाँ से आते हैं। तो हमारे रेमिटेंसेस भी इन्हीं से आते हैं। इंडिया जो है वो कनाडा का 10th लार्जेस्ट बायलैटरल पार्टनर है, और कनाडा हमारा 9th लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि इंडिया जो है वो कनाडा का 4th लार्जेस्ट इंटरनेशनल, मतलब हमारे इंडिया से चौथे नंबर पे जो है लोग, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। और जो कैनेडियंस हैं जो विज़िट करते हैं इंडिया में, वो $93 मिलियन जो है वो यहाँ पे स्पेंड करके जाते हैं। और 2022 में ये देखा गया कि जो कनाडा और इंडिया जो है, उन्होंने अपने बायलैटरल फ्लाइट्स पे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी कम करी, क्योंकि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे उनका भी टूरिज़्म बढ़ेगा और उनको बेसिकली अर्निंग होगी। तो ये चीज़ भी देखी गई 2022 में कि उन्होंने अपने जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है वो भी कम किए। और
और बेसिकली और आज का टाइम अगर हम देखेंगे तो हमने वीज़ा पे ही बैन लगा दिया, वहाँ पे जा नहीं सकते। तो हिस्ट्री एंड अपोलॉजी, हिस्ट्री एक हमारी कनाडा से ये भी जुड़ी है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कोमागाटू मारू इंसिडेंट होता है, जहाँ पे बेसिक हमारी जो शिप है वो वैंकूवर में लैंड करने वाली थी, लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। तो जो बेसिकली उन शिप में जो लोग थे वो क्या थे, सिख थे। तो ये भी एक हिस्टोरिकल था कि उन्होंने ना पहले भी हमारे साथ कुछ मतलब कर रखा है, हिस्टोरिकल भी इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कि ये मैं बोल रही हूँ कि प्राइमरली वहाँ पे कौन से सिख थे, हिंदू मुसलमान थे, जो कि होप कर रहे थे कि कनाडा में जाके उनको अलग लाइफ मिलेगी, बट वहाँ पर उनको मना कर दिया गया था। फिर इसके बाद में ये होता है कि फिर यही वाला पूरा रिलीज कनाडा पोस्ट ये सब हो गया। फिर ही एम्फसाइज द पॉइंट दैट कनाडा रिच डाइवर्सिटी वाज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। बट वहाँ के ना जो हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बोला जाता है कि हमारी जो कनाडा की जो स्ट्रेंथ है ना वो है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये चीज़ भी वहाँ पे बोली जाती है। फिर इसके बाद में इम्पैक्ट ऑन पीपल टाइज, लोगों के बीच में क्या इम्पैक्ट आया है इसका। तो द प्रेजेंट डिप्लोमेटिक टेंशन जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ को मतलब परेशान कर रही है कि मतलब उनके जो डिप्लोमेट्स है वो कहीं अगर इंडिया के डिप्लोमेट्स है तो कनाडा में, कनाडा के डिप्लोमेट्स है तो इंडिया में अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद में जो अगर ऐसा ही चलता ना तो दोनों नेशंस के जो एस्पिरेशंस है और जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, और इस लेवल पे वीक हो जाएगी कि फिर जिसको संभालना थोड़ा टफ हो सकता है। तो कनाडा का यही है कि सिचुएशंस बताइए कि हमारे जो डायस्पोरा वहाँ पे रहता है कितना प्रोडक्टिव, वो हमें रेमिटेंसेस भी भेजता है। बट अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो मान लो डिप्लोमेट्स है वो भी वहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ पे भी कनाडियन डिप्लोमेट्स है वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तरह से एक सिचुएशंस बताइए। और फिर ये बताइए कि ट्रेडिंग पार्टनर हैं हम एक दूसरे के, फिर काफ़ी पास्ट में हमने बहुत सारे डील्स भी करी है, बट आज का टाइम ये है कि हम इवन वीज़ा पे भी बैन लगा रखा है। और फिर हमने एक इंसिडेंट शेयर किया, कोमागाटू मारू इंसिडेंट। तो ये ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दलित पॉलिटिक्स जो है डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि आप कभी आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सॉरी वो है एक चमचा एज क्या होता था कि पहले क्या होता था, दलित को ये बोला जाता है कि तुम ब्राह्मणिकल्स के चमचे नहीं हो, तो इस बोल के वोट्स लिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखें तो हम ये सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज्ड है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद में एक आता है गवर्नमेंट, ये आर्टिकल इतना ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी है शायद उसका कुछ BSP जो पार्टी है वो डिक्लाइन हो रही है, और ये सब बताया, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ ये है, ये गवर्नेंस में बहुत काम आ सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पॉलिटिसाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी। पॉलिटिसाइजिंग क्या हो रहा है ब्यूरोक्रेसी का। अभी रिसेंटली क्या कर रही है जो BJP गवर्नमेंट है, वो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो रन करेगी 20 नवंबर से 5 जनवरी 2024 तक। इसमें जितने भी BJP के अच्छे काम हैं वो दिखाए जाएंगे। और जो इन रथों पे जो बैठेंगे वो कौन होंगे, जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, डिप्यूटी सेक्रेटरी होंगे, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे रथ प्रभादीज के द्वारा। अब यहाँ पे ना जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना वो सेट करेंगी 822 सेल्फी पॉइंट्स, जहाँ पे सिटीजन्स जो है अपने आप को क्लिक कर सकेंगे नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और इन सब जगह पे ये दिखाया जाएगा कि 9 सालों में BJP ने क्या क्या काम किया है। और जो टूरिस्ट और ये जो मतलब और जो भी चीज़ दिखाई जाएगी कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, वो सब चीज़ें लगाई जाएगी, जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे और ऐसे पॉइंट्स के ऊपर। फिर इसके बाद बट ये जो हमारे अपोजिशन पार्टी के जो मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो इसको बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री है, कि मिलिट्री को और आप ब्यूरोक्रेसी को अपनी कैंपेनिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इन लोगों को, तो ये तरह से सेपरेशन ऑफ पावर को इन्वेड करता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो जो आर्म्स है ना, 3 आर्म्स जो हैं, आप सारी पावर खुद को लेने की कोशिश कर रहे हो, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये। वेल बोथ द ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री आर स्ट्रिक्टली अंडर द, मतलब वही वाली बात है। फिर द मिलिट्री इन्वॉल्व्स
इन एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक इज़ कंसिस्टली, वही वाली बात है कि मिलिट्री अगर कोई भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होगी तो वो भी बहुत गलत है। तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ इंस्टीट्यूशन आर अंडरमाइंड द डैमेज विल, मतलब इंस्टीट्यूशन का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपना पॉलिटिक्स के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। और एग्जाम्पल हमने दिया कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो जो ये कर रही है ये गलत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो ये आर्टिकल था, ये हो गए 1 2 3 आर्टिकल हो गए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। फिर इसके बाद आता है हिमालयन रीजन के ऊपर। तो अभी हिमालयन रीजन कल परसों भी हमने देखा था, कैरिंग कैपेसिटी देखी थी, बट अभी ये चीज़ बोला जा रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ है, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है सिक्किम के अंदर तिस्ता रिवर के ऊपर। तो ये चीज़ देखी जा रही है कि काफ़ी जो अभी हैज़ार्ड्स है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम डेटा देखें ना तो 90 मिलियन पीपल जो है 30 कंट्री से, मतलब उनको वो इफ़ेक्ट हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिज़ास्टर्स से। अगर हम देखेंगे माउंटेन्स में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस होती रहती है। अगर बात करें कि काफ़ी बार अगर हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो लैंडस्लाइड्स वहाँ पे आ जाएगी, और ग्लेशियल आउटबर्स्ट की हम बात कर ही रहे हैं, और फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अभी रिसेंटली हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम एक इस्टेब्लिश करने की बात करें, जो हमारी सितंबर में जो हमारी एनडीएमए है उन्होंने एक जो ये रीज़न है हाई एल्टीट्यूड साउथ लोनाक एंड शोची ग्लेशियल लेक्स है, यहाँ पे एक सोलर पावर्ड ऑटोमेटिक कैमराज और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। वो जो क्या करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो वहाँ पे सेंसर्स है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे जो भी अगर कुछ होने वाला है, अगर कुछ भी अगर, तो वो पहले ही वार्निंग वगैरह वहाँ पे दे सके। ठीक है, फिर इसके बाद में द कोलैप्स ऑफ ह्यूज वाटर, बाकी और कुछ इतना ऐसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा, बस आप ये एग्जाम्पल कहीं पे कोटेशन करने के लिए कार्ड निकाल सकते हैं। और अर्ली वार्निंग सिस्टम आप ये देख सकते हैं अपना, ये आप इंस्टॉल किया है सोलर पावर ऑटोमेटेड कैमराज जो है वो। बाकी और कुछ भी नहीं है, वही सब बोला है कि अगर हमें रिस्क कम करना है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बताया है कि एक इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट है इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे कोई भी स्टेट है वो अपने ओवरव्यू करती रहेगी हैज़ार्ड को। तो ये सब है, एक एग्जाम्पल याद कर सकते हो। और ये सब चीज़ें इनफ। नेक्स्ट हम आर्टिकल पे चलते हैं। ये भी कुछ नहीं है, बाइफर्गेशन हो रहा है, हुआ था जब तेलंगाना और आंध्रा में। तो तेलंगाना ने जो है आंध्रा से इलेक्ट्रिसिटी या कुछ लिया था, पावर लिया था, तो पावर लेने की वजह से उनको कुछ पेमेंट करनी अभी भी बाकी रह रही है, उनको कुछ पेमेंट करनी है अभी भी आंध्रा को। तो वही वाली बात करिए कि आंध्रा जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हमें 3,441 करोड़ का जो है आपको इंटरेस्ट लगेगा, और इतना करोड़ आपको हमें देना है। ठीक है, 6,750 करोड़ जो है वो हमें आपको देने हैं। ठीक है, फिर बस यही है कि देने लेने की बात कर रही है, और तेलंगाना बोल रही है कि अभी रेसिस्ट कर रही है, यही है। और फिर ये फिर से एक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ही एक टॉपिक और आया है। इसमें ये है कि डिज़ास्टर जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और बहुत ही वर्स हो रहे हैं आने वाले टाइम में। एक रिपोर्ट है, इसको आप मेंशन कर लीजिए, FAO के द्वारा, इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये बोल रहे हैं कि लास्ट 4 सालों में ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड रिलाई हैविली ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जो कि हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मान लो अगर बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट हो जाएगा, वाटर स्कैरसिटी हो जाती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। और अगर देख रहे हैं पाकिस्तान की तो कितनी बुरी हालत है आज के टाइम पे। तो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्शनली मॉनसूनल रेनफॉल जो मतलब नहीं हुई, जो उनकी रेनफॉल हुई थी 2022 में, उन्होंने काफ़ी $4 बिलियन तक का डैमेज किया एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक है, ये बात की जा रही है। और USA में भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि उनको भी $21.4 बिलियन का उन्हें नुकसान हुआ है। तो जो डेटा फ्रॉम 88 पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट्स में ये देखा गया है कि 60 कंट्रीज़ जो है उन्होंने इंडिकेट किया है कि एग्रीकल्चरल कॉन्स्टिट्यूट एन एवरेज ऑफ 23 ऑफ देयर ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ, मतलब जो भी उनका ओवरऑल डिजास्टर का इम्पैक्ट है ना, 23% उनका इम्पैक्ट जो है ये
मॉनसूनल चेंज से या क्लाइमेट चेंज से 23% ओवरऑल उनका रहा है। तो लिमिटेड एंड प्राइमली फोकस ऑन लो, और जो भी ये डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं ना, ये हमने ये देखा है कि बहुत ही ट्रेंड हमने यहाँ पे देखने को मिला है कि बहुत ही लिमिटेड है। जो लो इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे इतना नहीं आ रहा है ये। फिर इसके बाद में हाउ एवर डेटा एंड लॉस डैमेज आर सिस्टमिकली कलेक्टेड और रिपोर्टेड। यहाँ पे जो भी है ये सब डेटा दिखाया गया है कि डेटा चार्ट 2 के अंदर ये रहा, ये चार्ट है यहाँ पे कि कैसे डेटा है, किसका कितना पोर्शन है, ये दिखाया गया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम इसका और कहीं पे कोट कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ड्रॉट की वजह से हुआ है। फिर सेकंड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है, ये वाली चीज़ हो गई। और अगर हम बात करें तो ये बहुत ही फिगर टर्म्स है, अगर याद रहे तो आप इसको लिख लीजिए। बाकी थोड़ा राउंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि जो टोटल लॉस हुआ है एक्सट्रीम इवेंट से लास्ट 31 ईयर्स में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $3.8 ट्रिलियन है, और एवरेज अगर बात की जाए तो $1 to 3 बिलियन पर ईयर, हर साल इतना हुआ है। फिर इसके बाद में एशिया जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इनका जो लॉस हुआ है वो एशिया को हुआ है, 45% तो एशिया ही से लॉस हो रही है। और ये चीज़ हो गई। फिर एक चीज़ मैंने ये भी यहाँ पे बताई थी, लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी कि जो लो इनकम कंट्री है वो इतनी ज़्यादा फेस नहीं करी है। सबसे ज़्यादा जो एब्सोल्यूट टर्म में जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया है ना, वो है हाई इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़ हो गई, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हो गई, और लोअर मिडिल कंट्रीज़ दोनों दी हुई है। ठीक है, तो ये आज के कुछ आर्टिकल्स थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो एक बार हम देख लेते हैं, ओवरव्यू एक बार अपन कर लेते हैं। हमने ये देखा कि आज दो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स देखे, एक हमने बाइफर्केशन देखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। कास्ट पॉलिटिक्स देखी, ये भी इतनी प्रेवलेंट नहीं है, अभी देखने को मिल रही है। और इंडिया कनाडा का डिस्प्यूट देखा, और एक हमने अभी पॉलिटिसाइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी देखा। तो इसको आप दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।